बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए, तमाम दुरूद व सलाम रहमतुल लिल आलमीन के लिए। मैं मोहम्मद कामरान सुमरो, वेलकम बैक टू स्ट्रगल वॉइस। आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में हमारे मेहमान हैं असिस्टेंट कमिश्नर हतफ सियाल साहब, कासमाबाद में करंटली पोस्टेड हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएँ खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, आप अभी कासमाबाद में पोस्टेड हैं जी। एज एन असिस्टेंट कमिश्नर। तो आपकी थ्रू आउट जो जर्नी है, थोड़ी-सी ब्रीफली आप हमारे साथ डिस्कस करके करें कि आपने प्रिपरेशन कैसे की और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तरफ ही आप क्यों आए? अच्छा 2011 में मैं ब्लॉगिंग करता था 2001 से, तो जी। 2011 तक मैं ब्लॉगिंग करता रहा इंटरनेट पे। तो मेरे मामू जो थे, उन्होंने मेरे ब्लॉग्स देखे। उन्होंने कहा यार आप की लैंग्वेज थोड़ी ठीक है इंग्लिश में, आप ठीक लिखते हो। मामू क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते थे। उन्होंने कहा आपकी लैंग्वेज थोड़ी ठीक है और आप ना इस तरफ देखें, अपना इंटरेस्ट जो है ना, इस तरफ थोड़ा लगाएँ। तो क्योंकि मेरी ग्रेजुएशन होने वाली थी, मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट किया है, तो मैंने कहा कि लेट्स गिव इट अ चांस। और फिर बस ये है कि उस दिन से मुड़ के नहीं देखा। और जो गोल सेट किए थे, ये था कि पूरी तरफ से अपनी तरफ से मेहनत करूँगा। फिर होता है ना होता है वो अल्लाह ताला की ज़ात है फ़ैसला लेने वाला। तो बस मेहनत करते रहे और अल्लाह ताला मेहरबान थे कि मैंने जो है 4 बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स क्वालिफ़ाई किया है, जिसमें 3 बार जो है मैंने टॉप पोज़ीशंस ली हैं, 2 बार असिस्टेंट कमिश्नर और 1 बार डीएसपी। तो अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी है कि वो जो एक डिसीज़न था मामू ने दिलवाया और बस फिर उसको मुड़ के नहीं देखा। जी सर, इसकी क्या वजह है कि मोस्ट ऑफ द देखा गया है कि इंजीनियर्स, डॉक्टर्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तरफ आ जाते हैं। क्या उनकी अपनी फ़ील्ड में स्कोप नहीं है या कोई दूसरी मोटिवेशन है इस तरफ आने की? अच्छा, हमारे सोसाइटी में एक अलमिया है जो मैं समझता हूँ कि जैसे ही हम इंटर करते हैं, तो उसके बाद हमें सिर्फ़ ये 2 फ़ील्ड्स ही नज़र आती हैं, या तो डॉक्टर बनना है आपने या तो इंजीनियर बनना है। ये हमारी सोसाइटी एज़ अ होल यहाँ पर देयर इज़ अ कंप्लीट लैक ऑफ करियर काउंसलिंग। आपको करियर काउंसलिंग के कोई भी एवेन्यूज़ नहीं मिलेंगे, सेमिनार्स नहीं मिलेंगे, वर्कशॉप्स नहीं मिलेंगे। और जो नौजवान हैं या जो सीनियर्स हैं, उनका इस तरफ कोई रुझान नहीं है कि करियर काउंसलिंग की जाए, क्योंकि कल जो बच्चा है उसको बड़ा होना है, तो प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में जाना है, उसको मुख्तलिफ़ जो शोबे हैं उनकी तरफ भी हम उसका रुझान कर सकते हैं। ये हमारे कहेंगे तो हमारे मुआशरे में मैं ये कहूँगा कि करियर काउंसलिंग का फुक़दान है। जी। सर, आपने पीएमएस सीसी के एग्ज़ाम्स भी क्रैक किए थे, टीएसपी एज़ एन एलोकेशन आपकी हुई थी, तो क्या वजह थी कि आपने वहाँ पर डीएसपी एज़ अ जो है अपना प्रोफ़ेशन इंतख़ाब क्यों नहीं किया? बेसिक उसका रीज़न तो यही था कि मैंने 2013 में 2013 का पीसीएस था, जिसकी रिज़ल्ट जाके 2016 में आई। उसमें मैं असिस्टेंट कमिश्नर क्वालिफ़ाई हुआ था। वो फिर 1 साल के बाद 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने डिस्क्वालीफ़ाई कर दिया था। फिर 2018 के एग्ज़ाम्स हुए, जिसकी फाइनल रिज़ल्ट जाके 2020 में आई। तो वो जो जॉब पहले जो लगा कि 2016 में मुझे मिल गई थी, फिर जाके 4 साल के बाद फिर 2020 में आई लैंडेड ऑन दैट जॉब जो सेकंड मुझे मिली। तो जो डीएसपी थी उसकी जाके रिज़ल्ट आई 2021 में। फिर जाके 2022 में जाके अपॉइंटमेंट हुई। तो क्योंकि मैं 2 साल वो एज़ एन असिस्टेंट कमिश्नर सर्व कर चुका था, डीएसपी जॉइन करता तो वो फर्स्ट डे होता मेरा सर्विस का, तो बेसिक रीज़न यही था। हालाँकि दोनों जॉब्स जो हैं वो अपनी तरह से अच्छी हैं, दोनों का अलग स्कोप है, मैंडेट है। लेकिन क्योंकि पहले मैं असिस्टेंट कमिश्नर क्वालिफ़ाई हुआ था, तो डीएसपी जॉइन करता तो मेरे 2 साल जो है वो वेस्ट हो जाते, जैसे पहले के 4 साल आई थिंक अच्छा। वो वेस्ट हुए इस तरह। अच्छा सर, जिन्हें एस्पायरेंट्स का ख्वाब होता है ऑफ़िसर बनने का, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तरफ आने का, तो वो प्रिपरेशन जब करते हैं, तो वो प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कैसे करें? कौन-सा वे जो है अडॉप्ट करके वो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं? बेसिकली मैं कभी किसी को भी कोई मशवरा देता हूँ ना कि आप एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कैसे करें, तो मैं कहता हूँ आप सुनें सबकी, मेरी भी सुनें, दूसरों की भी सुनें, सबकी सुनें। लेकिन
करें वो जो आपका वे आप फाइंड आउट कर लें उस दौरान। हर किसी की अपनी जर्नी है। मैं किसी पर अपने व्यूज़ लागू करूँ, मैं उस ओपिनियन को नहीं रखता हूँ। मैं कहता हूँ आप सुनें सबकी, करें अपनी, अपना वे निकालें। मेरा जो तरीका था आप दूसरों से भी मालूम करेंगे, हर किसी का अपना तरीका था। मेरा जो तरीका था मैं वो बता सकता हूँ, आप अपना खुद ढूँढें। मेरा तरीका ये था कि जैसे ही मैंने यूनिवर्सिटी पास आउट की, तो क्योंकि मेरी फैमिली में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तरफ मैं फर्स्ट था जो उस तरफ पाथ पे चला, तो मेरे लिए दुश्वारियाँ ये थी कि कौन से सब्जेक्ट्स लेने चाहिए। वही जो रूडिमेंट्री क्वेश्चंस होते हैं हर किसी के दिमाग में, कौन से सब्जेक्ट्स लेने चाहिए, टॉपिक्स कैसे पढ़ने चाहिए, ऑप्शनल जो है वो किस तरह से कौन से बुक्स लेने चाहिए। तो मेरे लिए वो फाइंड आउट करना थोड़ा वक़्त ज़्यादा लगा उसको। मैं समझता हूँ मुझे 1 साल तो उसी में लगा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन अ, उस दौरान मुझे कुछ अच्छे टीचर्स भी मिले। मैंने एक अकेडमी थी कासमाबाद में, कॉमिक्स अकेडमी, वो जॉइन की थी। वहाँ पे जो टीचर्स थे, सर इरशाद, सर शहरियार, वो रोल मॉडल रहे हैं सिंध के लिए। और उनको जो है फ़ॉलो किया, उनकी बताई हुई बातों को फ़ॉलो किया और उन्होंने सब्जेक्ट सिलेक्शन में मदद करवाई। फिर जो सब्जेक्ट्स सिलेक्ट किए उनको सब्जेक्ट सेलेक्ट ऐसे किए कि जो मेरी एप्टीट्यूड से ताल्लुक़ रखते हों, और दूसरा स्कोरिंग भी हो, क्योंकि ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि स्कोरिंग है या नहीं है। तो स्कोरिंग को देखने के लिए आपको 2-3 साल के जो एग्ज़ाम्स आ रहे हैं उसकी रिज़ल्ट्स पे नज़र रखनी चाहिए कि कैसे स्कोरिंग है या नहीं है। तो ये सब कैलकुलेशन में मिक्स सारा डालकर कैलकुलेट करके सब्जेक्ट सब सिलेक्ट कर लिए। तो उसके बाद जो सब्जेक्ट्स की जो प्रिपरेशन आप एक-एक सब्जेक्ट जो पढ़ते जा रहे हैं, उनके पास्ट पेपर्स देखे। क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं होता एग्ज़ाम में कि पूरी बुक जो है आपको पढ़नी पड़े या पूरी बुक्स जो आपको पढ़नी पड़े। मल्टीपल रिसोर्सेज़ इस्तेमाल करते हैं आप, नेट से भी अपने नोट्स बना सकते हैं, बुक्स देख सकते हैं। बहरहाल जो पास्ट पेपर्स में जो चीज़ें आ रही हैं, उनको देख के आप अपना एक माइंड बना लेते हैं कि ये सवाल रिपीट हो रहे हैं। हमने ऐसा कोई हार्ड वे की तरफ नहीं जाना है कि हर चीज़ हमने जो है आनी चाहिए, और एग्ज़ामिनर भी ये पॉइंट ऑफ व्यू से एग्ज़ाम नहीं लेता कि आपको हर चीज़ पता होगी। जो बेसिक चीज़ें जो रिपीट होती हैं आपने वही देखनी है। जैसे मैंने कहा कि आप अपना वे वो खुद ढूँढ लेंगे, आपको पता चल जाएगा। एज़ लॉन्ग एज़ यू सिट एंड यू डेडिकेट योरसेल्फ कि मैंने ये करना है, आप अपना तरीका निकाल लेंगे। आई एम श्योर आप अपना तरीका निकाल लेंगे। सर, नौजवान जब किसी फील्ड में जाते हैं तो वो किस तरह से खुद के टैलेंट को पहचान सकते हैं कि कौन सी फील्ड उनके लिए परफेक्ट है? जैसे कि इंटर के बाद हर किसी के माइंड में होता है कि इंजीनियरिंग और मेडिकल, ज़ाहिर सी बात है उसके बाद वो स्विच ऑफ कर देते हैं, उसी फील्ड को छोड़ देते हैं, किसी और फील्ड में, अदर फील्ड में चले जाते हैं। तो इंटर के बाद ही नौजवान किस तरह से इंतखाब कर सकते हैं कि उनके लिए परफेक्ट फील्ड उनके टैलेंट के हिसाब से कौन-सी है? अच्छा, ये इसका जो आंसर है मैं आपको थोड़ा 200-300 साल पहले जाएँगे। यूएस की आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उनके एक फ़ेमस प्रेसिडेंट थे अब्राहम लिंकन, जिन्होंने स्लेवरी को एबॉलिश किया था 1860s में। वो उन्होंने कभी भी फॉर्मल एजुकेशन नहीं हासिल की थी। इनफॉर्मल एजुकेशन उन्होंने हासिल की थी वो क्योंकि उनका जो बैकग्राउंड था वो पॉवर्टी रिडन था, और उन्होंने रेसलिंग भी की अपने उस बड़े होते हुए। जैसे उन्होंने वो रेसलर भी थे प्रोफेशनल, मतलब उनको भी पता नहीं था कि आगे क्या करना है। हमारे नौजवानों में, हमारे माशरे में एज़ अ होल जो है इस चीज़ का फुकदान है कि हमें करियर काउंसलिंग नहीं की जाती, तो हमें मालूम नहीं होता कि आगे क्या करें। बहरहाल वो इम्पोर्टेंट नहीं है कि आगे क्या करना है, एज़ लॉन्ग एज़ कि हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कहीं न कहीं पहुँच जाएँगे। तो वो आगे चल के वो आप देखें कि वो ऐसे प्रेज़िडेंट बने, और भी प्रेज़िडेंट्स हैं उनके, लेकिन वो ऐसे प्रेज़िडेंट बने जो पूरे दुनिया में जाने जाते हैं स्लेवरी को अबॉलिश करने में उनका एक बड़ा किरदार रहा। और इसी तरह मैं समझता हूँ कि हमें भी पता इस वजह से नहीं होता आगे क्या क्या बनना है, और नौजवान किस तरह से अपने आप को इस धुन से निकालें, वो ऐसे ही कि कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करते रहें। जी। किसी न किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में हो, चाहे वो स्पोर्ट्स के मैदान में हो, चाहे म्यूज़िक के मैदान में हो, कुछ ना कुछ करते रहेंगे तो अल्लाह ताला ने जो मेहनत करता है उसको कहीं न कहीं अच्छी जगह पे लाज़मी वो ना कि पहुँच जाएगा। तो एज़ लॉन्ग एज़ यू डू समथिंग प्रोडक्टिव, तो आप अपनी सोसाइटी में, अपनी फैमिली के लिए और अपने लिए लाज़मी कुछ ना कुछ कर जाएँगे।
अगर कुछ नौजवान जो है अपने ट्रैक पे चल रहे होते हैं, उसके बाद उस ट्रैक से हट जाते हैं हुँ। एक दो अटेम्प्ट्स के बाद, यानी फेल्यूर का सामना करना पड़ता है, तो उसी ट्रैक से हट जाते हैं। तो इस टाइम मोटिवेटेड कैसे उनको रखा जाए? ये तो एक जनरल इंसानी फ़ितरत है ना, तो हम मायूस भी होते हैं। हम्म, कहते बहुत हम हैं तो सही कि मायूसी कुफ़र है, लेकिन फिर भी मायूस तो इंसान कभी-कभी होता है, दिल शिकस्ता होता है। ये हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है कि हमें शिकस्त भी देखनी पड़ती हैं। लेकिन फिर भी वो जो अपने आप को उस टाइम पे रेज़िलिएंट रखेगा और अपने आप को उस माइंडसेट पे रखिएगा कि खैर है, कोई बात नहीं, गिर गया, कोई बात नहीं। गिरते हैं ना, लेकिन गिरने के बाद उठना है, लाज़मी। जो फिर उठेगा, तो अल्लाह ताला भी यही देखते हैं और नसीब भी आपके तभी खुलते हैं। श शिकस्त ज़दा नहीं होना चाहिए। ज़ाहिर-सी बात है, स्ट्रगल इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ़। आप डिफ़ीट भी देखेंगे, लेकिन डिफ़ीट के बाद उठेंगे, तभी जाके विक्ट्री मिलेगी, वरना विक्ट्री जो गिर जाते हैं उनको नहीं मिलती। तो मैं यही कहूँगा कि बी वेरी स्टेडफ़ास्ट, कमिटेड रहें, अपने गोल्स है, कोई बात नहीं अगर दुश्वारियाँ आ जाएँ, कोई बात नहीं आप मुश्किलात में आ जाएँ, कोई बात नहीं। हमने भी कोई 100 एग्ज़ाम फ़ेल किए होंगे तो चंद पास किए होंगे ना। अब ल नज़र ये आता होगा कि भाई ये ठीक है, अच्छी पोज़ीशंस पर हैं, पर अच्छी पोज़ीशंस पर ऐसे नहीं हैं, हम 100 बार गिरे हैं। मैंने बताया मैं एक बार एक एग्ज़ाम्स फ़ेल किए वो तो अलग बात है, लेकिन एक बार मैं क्वालीफ़ाई हुआ हूँ असिस्टेंट कमिश्नर, वो नसीब में मुझे नहीं थी, मुझे नहीं मिली। अगर पे हाथ रख के बैठ जाते तो अब यहाँ पे आज नहीं होते, आज हम ये पॉडकास्ट नहीं कर रहे होते। तो बी वेरी स्टेडफ़ास्ट एंड कमिटेड। सर, इंग्लिश को इम्प्रूव कैसे किया जाए? तो इंग्लिश में ग्रामर में ज़्यादातर मिस्टेक्स करते हैं एस्पायरेंट्स, ग्रामर को कैसे इम्प्रूव किया जाए? अच्छा, मैं मज़े की बात बताऊँ, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ा, तो मैंने कभी ग्रामर को एज़ अ ग्रामर नहीं पढ़ा। मतलब आप अभी मुझसे पूछेंगे ना इस टेंस को उस टेंस में करके दे, मैं नहीं कर पाऊँगा। इसका मकसद ये नहीं है मुझे इंग्लिश नहीं लिखना आता। कहने का मकसद ये है आपको लिखना आना चाहिए और लिखना कैसे आएगा, एक तरीका होता है उसका, जब आपने बहुत रीड किया हुआ हो, बहुत पढ़ा हुआ हो, आपको पता चल जाता है ये सेंटेंस गलत है। तो मेरी अपनी जो एक एक अपना जो वे था, वो ये था कि ग्रामर को कभी ग्रामर की तरह से नहीं पढ़ा कि रैनन मार्टिन की बुक ले लूँ, कि इसके ये पॉइंट्स निकालूँ, इसमें ये आता है, ये आता है, उस पे कभी गौर ही नहीं किया। बस ये था कि क्योंकि इतना पढ़ा हुआ था, एक्सटेंसिव रीडिंग थी, स्कूल से लेके कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, फिर डॉन पढ़ते थे या मुख्तलिफ़ अखबारें पढ़ते थे, मैगज़ीन्स होती थीं वो पढ़ते थे, इंटरनेशनल मैगज़ीन्स डाउनलोड करके पढ़ते थे। तो रीडिंग इतनी की हुई थी कि मतलब आपको पता चल जाता है कि मतलब ये गलत है। तो इंग्लिश को आप मतलब मैं कहूँगा कि जितना पढ़ें, मेरे हिसाब से जितना पढ़ें, बाकी हाँ, ग्रामर भी आपको पढ़नी चाहिए, आप वो बुक्स भी यूज़ करें। मैंने वो मुझे नहीं करनी पड़ी क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी उस चीज़ की, लेकिन काफ़ी हैं जो एस्पिरेंट्स हैं, वो रैनन मार्टिन की बुक से गाइडेंस लेके पढ़ते हैं, वो भी ठीक है वे। और ये भी ठीक है कि ज़्यादा आपने पढ़ा हो तो रीडिंग की हुई हो तो मतलब यू गेट टू नो द बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कि ठीक है, ये स्ट्रक्चर में फ्लॉ है, इसको इस तरह से करेक्ट किया जाता है। तो इंग्लिश कैसे भी तैयारी करें, बस तैयारी करें, आप कोई ना कोई रास्ते पे पहुँच जाएँगे। वोकेबुलरी को इम्प्रूव कैसे किया जाए हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए? अच्छा वोकैब्युलरी जो है, जैसे मैंने कहा रीडिंग, रीडिंग से आ जाती है वोकैब्युलरी भी। कुछ-कुछ ऐसे लफ्ज़ आते हैं जब हम शुरू में पढ़ते थे हम कहते थे क्या है? ये यार समझ नहीं आता, ये पहली बार लफ्ज़ सुना। ऐसे भी है क्योंकि वो हमारे आम यूसेज में थी नहीं वो वर्ड्स। हुँ। तो वो जब भी सामने आ रहे थे उनको अंडरलाइन कर रहे थे, डिक्शनरी में से निकाल रहे थे उनकी मीनिंग। फिर ऐसा हुआ 2 बार, फिर दूसरी बार फिर मेहनत करनी पड़ी, देखना पड़ा यार इसका क्या मतलब है। फिर थर्ड टाइम आया, चौथी बार आया, 5वीं छठी बार वो लफ्ज़ सामने आता गया तो पता चलता गया कि अच्छा इसका मकसद क्या, बस वो आ जाता है आपके दिमाग में फीड होता जाता है। सर, ऐसे की नेचर को एस्पायरेंट्स कैसे समझे? काफ़ी दफ़ा फेल्योर के बाद उनको समझ ही नहीं आता कि हुँ। ऐसे की नेचर है क्या? ऐसे को कैसे समझा जाए? यार ऐसे जो है आप समझें एक टॉपिक है जो आपने अटेम्प्ट करना है, उसको एक्सपेंड करना है। उसके मल्टीपल डायमेंशंस हैं जिनको ब्रेक आउट करना है
उन डायमेंशंस पे आपने बात करनी है, ये होगा तो फिर ऐसा होगा, ये नहीं होगा तो कैसा होगा, इस चीज़ों पे बात करनी है। फ्लो आपको आना चाहिए, लैंग्वेज आपकी सही होनी चाहिए, आपको पता हो कि आप एक जुमला जो है वो लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मतलब एग्ज़ामिनर को पता पता चल जाना चाहिए कि जो जुमला आप पढ़ रहे हैं इसके बाद ये आने वाला होगा। तो एक फ्लो आनी चाहिए उसमें, और आपकी लैंग्वेज ठीक हो, और यही बेसिक पॉइंट्स हैं जिस जो है आपके ऐसे को अच्छा करती हैं। आपने एक्सटेंसिव रीडिंग की हुई हो ताकि आप एग्ज़ाम्पल्स दे सकें, उसको इलस्ट्रेट करना आपको अच्छी तरह से आता हो। और कोई भी टॉपिक देखिए ना, कोई भी टॉपिक जो है हमारे जनरल जो हमारी स्टडी है, हमारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं एग्ज़ाम्स के, उससे रिलेटेड ही आते हैं। तो आपने वो टॉपिक लाज़मी कहीं न कहीं पढ़ा हुआ होता है। उस नॉलेज को बस उस टॉपिक में रिलेवेंट करके आपने पेश करना है, दैट इज़ ऐसे आई गेस। सर सेल्फ असेसमेंट के लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे कि मेंटर रखना चाहिए या फिर आज कल क्योंकि टेक्नोलॉजी का दौर है एआई एक कहते हैं कि आपका खुद का मेंटर है आपकी मोबाइल में, तो आप अ, किसको प्रेफर करेंगे? जी बिल्कुल, आई गेस हम जब प्रिपरेशन करते थे एग्ज़ाम्स की, तो हमारे पास ये एडेड एडवांटेज नहीं था। आई गेस मैं इसको एडेड एडवांटेज कहूँगा कि एआई की यूसेज को जो है उसका एक मुफ़ीद कहेंगे कि फ़ायदा उठा सकें। हमारे टाइम पर ऐसा था कि हम बस लिखते जाते थे, और एग्ज़ामिनर्स थे, जैसे मैंने आपको बताया अकेडमीज़ जॉइन की हुई थी, तो अकेडमीज़ में जो टीचर्स थे, जिनका वास्ट एक्सपीरियंस था उस चेकिंग का, और जो इस ऐसे की निटी-ग्रिटीज़ को समझते थे, क्वेश्चन आंसर्स की निटी-ग्रिटीज़ को समझते थे, मॉक एग्ज़ाम्स लेते थे, उनसे असेसमेंट करवाते थे। और उन्होंने भी, क्योंकि वही जर्नी जो है वो पार कर चुके थे जिन पे हम चल रहे थे, तो उनको उनसे हम असेसमेंट करवाते थे। आज के दौर में एआई का जो एक इम्पैक्ट है, वो इस तरह से है कि जैसे मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स हैं, जैसे मुझे चैट जीपीटी अभी ज़हन में आती है, तो आप वहाँ पर अपना कोई मटीरियल लिख कर आप ज़रूर उसको रिव्यू कर सकते हैं, और आपको वो बता सकते हैं कि कहाँ पे आपके फ्लॉज़ हैं, उसको रिफ्रेश करके वो दे सकते हैं। ये भी एक एडेड एडवांटेज है, आप इंडिविजुअली आप असेस कर रहे हैं, मतलब देयर इज़ अ टूल, एक प्लेटफ़ॉर्म जो आपको उधर ही बैठ के ऑन द गो जो है आपको वो रिव्यू कर रहा है आपके स्टफ़ को। लेकिन आई वुड से कि वो जो एक एलिमेंट है कि इंसान का जो एक एलिमेंट है, ह्यूमन नेचर जो है, वो, क्योंकि एग्ज़ामिनर जो है वो कोई रोबोट नहीं है। एग्ज़ामिनर कोई इंसान ही है जो आपके पॉइंट्स को पढ़ रहा है। तो आई गेस कि एक एडेड एडवांटेज की तरफ से ज़रूर आप इस एआई की मदद हासिल करें, लेकिन असेसमेंट के लिए आई वुड प्रेफ़र कि वो जो बेसिक एक जो था पहले कि आप अपने असातिज़ा को ही दिखाएँ, वो भी बेहतर है। सर मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स कौन-सी होती हैं जो ज़्यादातर एस्पायरेंट्स करते हैं? सबसे मेन मिस्टेक, और मैं कहूँगा एक ही मिस्टेक है, कंसिस्टेंसी। अगर आप किसी भी चीज़ में कंसिस्टेंट नहीं हैं, तो आप कंसिस्टेंसी मैटर करती है? बिल्कुल मैटर करती है, और सिर्फ़ एग्ज़ाम पे आप वो उस कंसिस्टेंसी को एक दूरबीन से ना देखें ना, कि सिर्फ़ एग्ज़ाम के लिहाज़ से, हर चीज़ में आप कंसिस्टेंट रहेंगे, तो वो चीज़ आपको आपके नसीब में बन जाती है। तो किसी भी चीज़ में कंसिस्टेंट रहें, और जो एस्पिरेंट्स आई वुड से कि एग्ज़ाम्स में रह जाते हैं या क्वालीफ़ाई नहीं कर पाते हैं, वो उनका मेन रीज़न यही होता है कि वो कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं अपने मकसद के लिए। आपने कंसिस्टेंट लाज़मी रहना है हर चीज़ के लिए, एक ही गोल है, बाकी कोई ना कोई तरीका आपने निकाल लेना है। आप चाहे 4 घंटे पढ़ें या आप 8 घंटे पढ़ें, आपके नसीब में होगा तो मेहनत की हुई होगी तो प्रोवाइडेड। 4 घंटे वाले भी ऐसे आपको इंडिविजुअल्स मिलेंगे जिन्होंने पास किया, 8 घंटे वाले भी मिलेंगे, 12 घंटे वाले भी आपको मिलेंगे। तो हर किसी का अपना रास्ता है, लेकिन हर कोई कंसिस्टेंट रहा है, कंसिस्टेंसी के बगैर कुछ नहीं हो सकता दुनिया में, आई वुड से। सर ऑप्शनल सब्जेक्ट को कैसे हम सिलेक्ट कर सकते हैं? कुछ कहते हैं कि हाई स्कोरिंग को सिलेक्ट करना चाहिए, हुँ। कुछ कहते हैं कि नहीं हाई स्कोरिंग को नहीं, अपनी एजुकेशन को देखते हुए सिलेक्ट अच्छा, करना मैं चाहिए। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के बारे में अपनी मिसाल दूँगा कि क्योंकि मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हुई थी, तो कंप्यूटर साइंस एक सब्जेक्ट था, हुँ, जब हम प्रिपेयर कर रहे थे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, तो एक सब्जेक्ट था कंप्यूटर साइंस, वो तब 200 मार्क्स का सब्जेक्ट हुआ करता था। लेकिन उस 200 मार्क्स को पढ़ने के लिए मुझे अपने 4 साल
कि जो भी सब्जेक्ट्स थे वो पढ़ने पड़ेंगे। 4 साल की मेहनत को मैं रिवाइज़ करूँ सिर्फ़ उस एग्ज़ाम के लिए जिसको मुझे 1 साल की मेहनत करनी है या 2 साल की मेहनत करनी है, तो मुझे लगा कि ये जो है ना फ़ज़ूल है, मुझे लगा। काफ़ी ऐसे दोस्त भी हैं जिन्होंने कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट लिया था, वो उन्होंने क्वालीफ़ाई भी किया, ऐसे है। लेकिन मुझे अपने लिए पर्सनली ये लगा कि ये ना ऑप्ट करें तो बेहतर है। और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो हैं, एक तो ये मैंने आपको पॉइंट बताई, दूसरा पॉइंट मैं आपको ये बताऊँगा कि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आप अपने एप्टीट्यूड को देख के रखें, जहाँ आपकी इंक्लिनेशन ऑफ इंटरेस्ट हो, और तीसरा स्कोरिंग को मद्देनज़र लाज़मी रखें। मतलब इस आप ऐसे सब्जेक्ट्स भी नहीं लेना चाहते कि जिस पे आप मेहनत भी करें और अच्छा भी लिख कर आएँ, लेकिन क्योंकि एक ट्रेंड है, वो हकीकत है, ट्रेंड होता है। हम भी देखते आए हैं कि 1 साल 2-3 साल जो है एक सब्जेक्ट जो है वो एक फ़्लो होता है कि मार्क्स अच्छे आ रहे होते हैं, और अचानक से ऐसा हो जाता है कि वही सब्जेक्ट जो पहले मार्क्स अच्छे दे रहा होता है वो फिर लो स्कोरिंग सब्जेक्ट बन जाता है। तो आपने स्कोरिंग जो है ट्रेंड वो लाज़मी देखनी है, ताकि आप स्कोर जो है वो अच्छा ले सकें, क्युमुलेटिव स्कोर। जी। डीलिंग विथ फेल्यूर्स एंड री-अटेम्प्ट्स को किस तरह से डील किया जाए? देखिए, फेलियर जितना जल्दी आप समझ लेंगे कि फेलियर एक हिस्सा है इंसान की ज़िंदगी का। कोई ऐसा आपको इंसान नहीं मिलेगा जो बचपन से लेके आप बोलेंगे उसने सिर्फ़ कामयाबी देखी है। बहुत ही रेयर होंगे तो बहुत ही रेयर होंगे, मतलब हर कोई रेयर नहीं हो सकता, हर कोई रेयर नहीं है। मैं एक एग्ज़ाम्पल है, हमारे फ़ेमस स्क्वैश प्लेयर थे जहांगीर खान। जी। आप उसको देख के उसको जो है एक मद्देनज़र रखते हुए आप देखें कि किस तरह से उन्होंने स्ट्रगल की। बचपन से ही वो किसी मेडिकल बीमारी का शिकार थे। डॉक्टर्स ने उनको बचपन से ही कह दिया था कि आप स्पोर्ट्स में जो है एक्टिविटी नहीं कर सकते। आप अपनी जो है हार्ड एंड फास्ट लाइफ़ नहीं रख सकते। आप एक सेडेंटरी लाइफ़ गुज़ारें और स्पोर्ट्स में ज़्यादा एक्टिव ना बनें। लेकिन फिर भी क्योंकि उनको शौक था स्पोर्ट्स का बेसिकली, तो उन्होंने एक अपनी रूटीन जारी रखी, एक्सरसाइज़ जारी रखी, फ़िज़िकल, मेंटल मेहनत करते रहे, और पाकिस्तान के ऐसे स्क्वैश प्लेयर, ऐसे स्पोर्ट्समैन बने, जो पूरी दुनिया में आज तक ये फ़ीट कहीं भी नहीं है कि वो स्ट्रेट कॉन्ज़िक्यूटिव 555 मैचेस जो है कॉन्ज़िक्यूटिव जीते। पूरी दुनिया में आपको ये रिकॉर्ड कहीं भी नहीं मिलेगा कि 555 मर्तबा मैचेस में वो हारे नहीं हैं। तो वो इंसान जिसको बताया गया था आप कुछ नहीं कर सकते हो, वो आगे जाके अपने लिए, अपने मुल्क के लिए ऐसा रिकॉर्ड हासिल किया, जो आज तक भी जिसको कोई तोड़ ना सका है, और आई गेस आगे भी कोई नहीं तोड़ पाएगा। ना कोई इंडिविजुअल 555 मैचेस ऐसे कंटिन्यूअस जीत सकता है, और ना अपनी अगर कलेक्टिव स्पोर्ट्स देखें तो कोई ऐसी टीम है, भले वो स्पोर्ट्स में क्रिकेट में हो या फुटबॉल में हो, रग्बी या कोई भी, यू नेम इट। तो रेज़िलियंस, हार्ड वर्क आप करते रहेंगे, फेलियर्स आर अ पार्ट ऑफ लाइफ, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। मतलब ये बेसिक है ना, आपने ये मेंटली, ये तो सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नहीं, मैं तो कहूँगा हर शोबे में कहीं भी है, आपने ये देखना है कि फेलियर्स आर अ पार्ट ऑफ लाइफ। एज लॉन्ग एज यू स्टैंड अप अगेन, और आप फिर कोशिश करें अपने मकसद को हासिल करने के लिए, नो वन इज़ गोइंग टू स्टॉप यू। और खुदा भी उनको ही सपोर्ट करता है जो मेहनत करते रहते हैं। तो मेहनत करते रहना है, फेलियर्स को जो है इतना हावी नहीं करना। आएँगे ज़रूर सेटबैक्स, लेकिन चलते रहना है। मॉक इंटरव्यूज़ और एकेडमी क्या इफ़ेक्टिव साबित हो रही हैं प्रिपरेशन के लिए? जी बिल्कुल, वो मैं कहूँगा कि मॉक एग्ज़ाम्स रिटन में हो, चाहे वो इंटरव्यूज़ हों, वो लाज़मी देने चाहिए। उससे आपको एक एक्सपोज़र मिलता है, वो एक सेटिंग मिलती है कि आप जब एग्ज़ाम में जाएँगे तो क्या सेटिंग होगी, क्या एनवायरनमेंट होगा वहाँ पर, और जो आपसे सवालात पूछे जाते हैं, उनको जब आप अटेम्प्ट करते हो, उनकी जब असेसमेंट होती है, तो उससे आप एक अपना पॉइंट बनाते हैं कि वेयर आर यू लैकिंग, और आपके जो वीक पॉइंट्स हैं क्या हैं, किस पे काम करना चाहिए। तो मॉक एग्ज़ाम्स आई वुड से कि लाज़मी देने चाहिए सबको। सर इंटरव्यू थोड़े टिप्स आप एस्पायरेंट्स को दें कि इंटरव्यू में क्या कम्युनिकेशन को मैटर करती है? अगर करती है तो उसके लिए वो प्रैक्टिस किस तरह से कर सकते हैं? दूसरा ये कि ड्रेसिंग इम्पैक्ट, हर कोई कहता है कि ड्रेसिंग इम्पैक्ट मैटर करता है। उसके अलावा एस्पायरेंट्स तैयारी करके जाते हैं वाइवा की, कि सारे हुँ। क्वेश्चंस के आंसर्स हमें देने हैं। तो वाक़ई में ये इंटरव्यू में भी वाइवा की तैयारी करनी चाहिए? इंटरव्यू की अगर बात करें तो क्योंकि आप एक मुश्किल जो है सीढ़ी वो
पार कर चुके हैं, अब आप आ गए हैं इंटरव्यू देने के लिए, तो आपके पास बेसिक नॉलेज तो होती है। एग्जामिनर आपको कभी भी ये नहीं अब चेक कर रहा कि इसको वो नॉलेज नहीं होगी जो वो एग्ज़ाम में दे आ चुका है। एक पेपर नहीं, उसने कोई 12 एग्ज़ाम्स पास किए हैं, तभी आके वो यहाँ बैठा है 15-20 मिनट, 25 मिनट के इंटरव्यू के लिए। तो आपने कुछ आंसर्स के जवाब ना भी दिए तो ख़ैर है, और कम्युनिकेट करना आना चाहिए आपको, और कर्टियस हैं, पोलाइट हैं, वो देखा जाता है, ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं आपको कि आपके मैनरिज़म्स कैसे हैं, और बस इन्हीं चीज़ों पे गौर किया जाता है। और ड्रेसिंग की जो आप बात कर रहे हैं, तो वो तो मैं कहूँगा कि अमूमन भी हम देख रहे होते हैं ना कि किस तरह से लोग अपना लिबास ओढ़ते हैं, हम अपना परसेप्शन बना रहे होते हैं। तो ऑब्वियसली वो जो इंटरव्यू ले रहे हैं, वो भी आपको एक ऐसी सर्विस में इंडक्ट करने जा रहे हैं, जहाँ आप गवर्नमेंट को रिप्रेज़ेंट करेंगे। तो दे आर एक्सपेक्टिंग यू टू बी वेल मैनर्ड, वेल ड्रेस्ड। तो ये तो बेसिक्स हैं, आपको इस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी है। और इसी से जो है आप अपना जो है इंटरव्यू का स्कोर भी जो है ऊपर ले जाते हैं। तो दीज़ आर फ्यू ऑफ द पॉइंट्स दैट यू शुड नेवर मिस। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग अस वेलकम। योर प्रेशियस टाइम।